करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का सभी फार्मूला को एक ही वीडियो में, इसलिए ये वीडियो सभी स्टूडेंट या टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेसन 1। लेसन 1 कहने का मतलब 1.1, 1.2, 1.3 इसी तरह से जितना भी है, उन सभी में क्या-क्या फार्मूला को आपको सीखना है। तो हमको सबसे पहले सीखना है क्या चीज़, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या तो यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये क्या कहता है तो उसको सुनिए। तो कहता है क्या कि अगर आप हमको दो संख्या दे दीजिएगा ए और बी, तो पक्का बात ऐसा रहेगा कि हम दो संख्या क्यू और आर निकाल लेंगे। आप हमको दो संख्या दीजिएगा ए और बी, तो पक्का बात यह है कि हम क्यू और आर ऐसे ढूंढ लेंगे कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर जो रहेगा वो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन बी। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। एक बार फिर से सुन लीजिए, कहता क्या है कि अगर आप हमको दो संख्या दे दीजिए ए और बी, तो पक्का बात है ये कि हम दो संख्या ऐसा निकाल लेंगे क्यू और आर की ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन बी। ठीक है, तो ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका यूज हम लोग को मैथ में पड़ेगा। अब आगे देख लीजिए, दूसरा क्या है हम लोग का, एक नोट करके है हम लोग का कि अगर मेरे पास दो संख्या है ए और बी और दोनों क्या है धनात्मक पूर्णांक है और इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, तो देखा ये गया कि दो संख्या रहेगा ए और बी, तो दोनों को गुना करेंगे तो वो ठीक उतना ही के बराबर आता है जितना कि इनका एचसीएफ और इनका एलसीएम आता है। मतलब ए इंटू बी करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, तो एचसीएफ गुनी एलसीएम। तो यही था ये वाला टॉपिक का कहना कि ए और बी अगर हम दो धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे तो ऐसा स्थिति में ए गुनी बी करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम किनका, तो यही दोनों का एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो ये दोनों क्या रहेगा हम लोग का बराबर रहेगा। इसके बाद हम लोग को जरूरत पड़ता है प्रमेय 1.3 का। प्रमेय 1.3 इसमें कहता यह है कि अगर p कोई अभाज्य संख्या है, p अगर कोई अभाज्य संख्या है जो कि ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, p अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ये फार्मूला का भी या ये जो प्रमेय है इसका भी हम लोग का यूज पड़ेगा। इसके बाद हम लोग को सीखना रहता है प्रमेय 1.6। इसमें कहता है क्या कि यदि x इक्वल टू पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है तथा q 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m का रूप का हो तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह से होता है, या तो शांत हो जाता है या तो अशांत आवर्ती होता है। तो शांत कब होगा, तो जब क्यू मतलब क्या, बटक नीचे वाला किस रूप में रहे, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m का रूप में रहेगा। तो ऐसा स्थिति में जो भी परिमेय संख्या आप लीजिएगा, कहने का मतलब यहाँ x लिए है ना, तो इसका दशमलव प्रसार जो रहेगा वो क्या रहेगा, शांत रहेगा, मतलब कि वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रमेय 1.7। तो 1.7 में कहता है क्या कि यदि x इक्वल टू पी बाई क्यू, मतलब x एक परिमेय संख्या आप पकड़ लिए और उसको क्या किए, बट्टा के रूप में आप लिख दिए, और क्यू को अगर आप इस रूप में नहीं लिख पाइएगा तो ऐसा स्थिति में x का दशमलव प्रसार जो रहेगा वो क्या रहेगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब वो खत्म नहीं होगा और क्या करेगा, एक निश्चित अंतराल बाद वो रिपीट करते रहेगा, तो उसी को कहते हैं अशांत आवर्ती। तो प्रमेय 1.7 भी आपको समझ में आ गया कि यदि x इक्वल टू पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है तथा क्यू कैसा है, तो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का नहीं हो तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरह से अगर आप इतना फार्मूला को जान जाइएगा एक्सरसाइज लेसन 1 के लिए, तो आपका एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 करके जितना भी एक्सरसाइज दिया हुआ है सबको आप जान जाइएगा। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लेसन 2 में क्या क्या हम लोग को सीखना है। लेसन 2 में हम लोग को देखना है ये सभी फार्मूला के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखिए लिखा हुआ है क्या कि शून्य क्या तो जीरो। तो शून्य क्या तो जीरो क्या चीज होता है, तो कहता है क्या कि चर का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बहुपद है, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये बहुपद है, इस बहुपद में x का ऐसा मान ढूंढेंगे जिसको अगर हम यहाँ डाल देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो x का वह मान क्या होगा हम लोग का शून्य कहलाएगा।
और जो शून्यक रहता है उसको सूचित करते हैं क्या चीज से, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा डॉट डॉट द्वारा दर्शाया जाता है। तो शून्यक क्या है, मेरा अंदाज समझ में आ गया होगा कि चर मतलब एक्स वाई जेड जो रहता है ना, उसका ऐसा मान जिसको अगर आप बहुपद में डाल दीजिएगा तो बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और शून्य को किससे सूचित करते हैं, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा डॉट 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 द्वारा सूचित किया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात ये चीज आपको जानना पड़ता है कि अगर y इक्वल टू y इक्वल टू पी एक्स का आपको ग्राफ दिया हुआ है, उसके बाद कहता है क्या कि इसके शून्यकों की संख्या बताइए। तो px के शून्यकों की संख्या बराबर क्या कि x अक्ष में ग्राफ का प्रतिच्छेद। कहने का मतलब जैसे इसे आप लोग देखे होंगे एक्सरसाइज में, या देखिएगा इस तरह से आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा, बोलेगा क्या कि इसमें px का ग्राफ ये दिया हुआ है, तो px का शून्यक कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखे कि px के शून्यकों की संख्या बराबर x अक्ष में ग्राफ का प्रतिच्छेद। तो ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितना बार टच किया है, 2 बार, तो इसलिए यहाँ पर px का शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद अगला देखिए हम लोग का लिखा हुआ है क्या कि अगर मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई द्विघात बहुपद हो तथा अल्फा बीटा इसके दो शून्यक हो, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे ना तो किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई ए। तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और फिर अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो क्या आएगा हम लोग का सी बाई ए। ये रिलेशन भी आपको याद करके रखना पड़ता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है हम लोग के पास क्या कि यदि है ना, मान लीजिए कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद का दो शून्यक है ना, हमको मालूम नहीं कौन सा द्विघात बहुपद, लेकिन ये मालूम है कि कोई द्विघात बहुपद है, उसका दो शून्यक अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है। तो वो जो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब इन दोनों का वैल्यू किस में डाल दीजिएगा ना, तो ये जिस भी बहुपद का शून्यक होगा, सॉरी ठीक है, ये जिस भी बहुपद का शून्यक होगा उसका वो बहुपद आ जाएगा हम लोग को। एक बार फिर से सुनिए, कह रहे हैं कि अल्फा बीटा किस बहुपद का शून्यक है हमको मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप ये दोनों को इस फार्मूला में डाल दीजिएगा ना, तो जिस बहुपद का ये शून्यक है वो बहुपद आपको इस फार्मूला से आ जाएगा। इसके बाद आपको देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, या तो इसी को कोई एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो हम लोगों ने लेसन 1 में पहले ही में पढ़े थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो वो था अंकों के लिए, ये है हम लोग का बहुपद के लिए। तो इसमें भी वही बात कहता है क्या कि अगर आप हमको दो बहुपद देते हैं px और gx, तो पक्का बात ऐसा रहेगा कि qx और rx दो ऐसा बहुपद आएगा कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जहां पर rx का घात जो रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा 0 रहेगा, या तो ये जो gx है ना उसका घात से छोटा रहेगा। इस तरह से हम लोग का लेसन 2 में जितना भी फार्मूला पढ़ना था वो यही सब फार्मूला है, तो इसको भी आप उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। लेसन नंबर 3 में हम लोग को ये सभी फार्मूला को जानना है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग का रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, तो वैसा समीकरण जिसका घात 1 हो उसको कहते हैं हम लोग रैखिक समीकरण। जैसे कोई भी अगर समीकरण इस तरह से है ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये सभी क्या है हम लोग का रैखिक समीकरण है। उसके बाद हम लोग को इस एक्सरसाइज में मेन रूप से सीखना है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर लगा हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए ये भी एक रैखिक समीकरण है, ये भी एक रैखिक समीकरण है, क्यों, क्योंकि इनका घात जो है वो 1 है। क्यों, यहाँ देखिए तो एक से पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है ना, कुछ नहीं रहता है मतलब 1 होता है, तो इसलिए ये हम लोग का एक चर वाला रैखिक बहुपद एक समीकरण है। और यहाँ पर देखिए दो चर है, एक्स और वाई दो चर लगा हुआ है, और दोनों का पावर देखिए 1 1 है, इसलिए हमको समझ में आया ये रैखिक भी है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण इस तरह से रहेगा। एक चीज कि दो चर वाला रैखिक बहुपद और समीकरण में अंतर ये रहता है कि अगर हम इसको इक्वल टू करके 0 कर देंगे तो वही बन जाता है समीकरण, और बस इतना ही केवल लिखिएगा तो ये हो जाएगा बहुपद। तो बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है बहुपद और समीकरण में। समीकरण के लिए क्या करना पड़ता है, इक्वल टू करके 0 करना पड़ता है, और बहुपद केवल बोलेंगे तो इधर इक्वल टू करके 0 नहीं करना पड़ता है। तो दो चर वाला रैखिक बहुपद दो चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, मेरा अंदाज आपको समझ में आ गया होगा। वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर लगा हुआ रहेगा उसी को कहेंगे हम लोग क्या चीज, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये जो सीट है ये है। आपको अगर
अगर आप ये सीट को पूरा अच्छा से याद कर लीजिएगा तो इस एक्सरसाइज से बहुत सारा छोटा-छोटा जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला पूछता है वो सॉल्व कर पाइएगा। तो इसमें क्या चीज़ दिया हुआ है उसको चलिए समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है वो 2 बहुपद को दिखाया हुआ है, 2 रैखिक बहुपद को, सॉरी 2 रैखिक समीकरण को दिखाया हुआ है। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से हम आपको 2 रैखिक समीकरण दे दिए हैं। अब इनका ग्राफ आपको खींचने के लिए बोलेंगे। तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से कटेगा। कब कटेगा? तो जब a1 बाय a2 निकालिएगा ना, तो वो नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो जाए। मतलब यहाँ का x का गुणांक और यहाँ का x का गुणांक का जब अनुपात निकालिएगा और फिर यहाँ y का गुणांक और यहाँ का y का गुणांक का अनुपात निकालिएगा, दोनों बराबर नहीं आएगा तो उससे जब ग्राफ खींचिएगा तो कैसा होगा, एक बिंदु में प्रतिच्छेद कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखना पड़ता है हम लोग को कि ये जो समीकरण है वो संगत है या नहीं है। संगत है कहने का मतलब इसका हल है, और असंगत है मतलब कि इसका हल नहीं आएगा। और हल मतलब क्या? तो चर का ऐसा मान जिसको इन दोनों समीकरण में डाल दीजिएगा तो दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, है ना? तो संगत मतलब हल है और असंगत मतलब हल नहीं है। तो दोनों समीकरण संगत कब होता है? तो जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 रहेगा तो संगत कहलाएगा। ठीक है? तो संगत असंगत समझ में आया। एक चीज और समझ लीजिए कि इतना जान लीजिए कि ग्राफ में जितना बिंदु पर दोनों लाइन टच करेगा उतना ही हल निकलेगा। जैसे यहाँ पर एक बिंदु में टच कर रहा है तो ये दोनों समीकरण का ना एक तो हल निकलेगा। तो हल तो निकला, इसलिए क्या हुआ, ये पक्का बात है कि संगत होगा। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, तो प्रकृति, प्रकृति बोले तो क्या चीज, प्रकृति मतलब हल का प्रकृति का बात किया जा रहा है। तो हल कैसा रहेगा? तो देखिए, तो एक एक हल निकलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों समीकरण से ये जो रेखाएं हैं, मान लीजिए कि ये वाला के लिए ये समीकरण है, सॉरी ये वाला, ये समीकरण के लिए ये रेखा है और ये समीकरण के लिए ये रेखा है, दोनों एक बिंदु में टच कर रहे हैं। तो जितना बिंदु में टच करेगा उतना ही हल। तो इसलिए एक बिंदु में टच कर रहा है तो क्या हुआ, अद्वित हल। अद्वित मतलब दूसरा नहीं, केवल एक हल। तो ये सीट को समझना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, अब अगर हम लोग देखें कि a1 by a2 और b1 by b2 निकाले, ये दोनों तो बराबर आ गया, लेकिन तीसरा में गए c1 by c2 निकाल करके देखे तो बराबर नहीं आया। तो ऐसा स्थिति में इन दोनों से अगर आप ग्राफ खींचिएगा तो दोनों रेखाएं जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। और अगर समांतर हुआ तो बताइए संगत होगा कि नहीं? तो संगत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संगत मतलब हल निकलेगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर दोनों रेखा जितना बिंदु में टच करेगा उतना ही हल, ये तो एक भी बिंदु पर टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई हल नहीं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हम लोग का असंगत हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पर क्या है, प्रकृति, हल का प्रकृति। तो यहाँ बोल रहे असंगत मतलब कि हल निकलेगा ही नहीं, तो उसका क्या प्रकृति आएगा, कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर काट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो 2 स्टेप समझ में आ गया। ये तीसरा वाला देखिए, आप अगर आप निकालते हैं a1 by a2 और b1 by b2 और c1 by c2 निकालते हैं और सब बराबर हो गया, तो ऐसा स्थिति में अगर ये दोनों से ग्राफ खींचिएगा तो एक रेखा जैसा खींचिएगा ना, उसी के ऊपर दूसरा वाला लाइन भी हो जाएगा, चढ़ जाएगा। और ऐसा स्थिति को कहते हैं कि ये संपाती हो गए। ठीक है, अब आइए अगला वाला में, संगत है कि असंगत। तो ये संगत है कि असंगत होगा, चलिए पहले अंदाजा लगा लीजिए। अब हम बोले क्या कि हल निकलेगा तो संगत और हल नहीं निकलेगा तो असंगत। तो और एक चीज और भी मैंने बताया कि जितना बिंदु में टच करेगा दोनों रेखाएं उतना ही हल निकलेगा। तो देखिए, तो ये दोनों समीकरण कितना बिंदु में टच कर रहा है, तो बहुत सारा बिंदु। देखिए जो एक जो रेखा है उसी पर दोनों रेखा, मतलब एक रेखा जो है उसी के ऊपर में दूसरा रेखा चढ़ गया, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे में बहुत सारा बिंदु में टच कर रहे हैं, और जितना बिंदु में टच करेगा उतना ही हल। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारा हल आएगा, है ना? तो संगत मतलब हल आएगा, तो हल तो आ रहा है ना, इसलिए ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, दूसरा बात, हल का प्रकृति, हल कैठ रहेगा। तो अभी जैसे बताएं कि जितना बिंदु में टच करेगा उतना हल, तो ये तो बहुत सारे बिंदु में टच कर रहा है, तो इसलिए बहुत सारा हल, और इतना बहुत सारा हल कि उसको आप गिन नहीं पाइएगा। तो और वैसा स्थिति में मैथ में कहते हैं उसको अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब बहुत सारा हल, इतना सारा हल कि उसको आप गिन नहीं पाइएगा, है ना? जैसे मान के चलिए कि हम कहते हैं कि इस रूम में रखे सामान की संख्या, तो इस रूम में बहुत सारा सामान रखा हुआ है ना? लेकिन कितनों भी है, क्या करेंगे, इसको हम अगर गिनना चाहेंगे तो गिन पाएंगे। लेकिन अगर हम कह दिए कि आसमान में कितने तारे हैं, तो आसमान में कितने तारे हैं उसको हम लोग गिन नहीं सकेंगे।
नहीं गिनने सकेंगे। तो ऐसा स्थिति में कहेंगे कि आसमान में अपरिमित रूप से अनेक तारे हैं और इस रूम में कितने वस्तुएं हैं, तो परिमित रूप से अनेक वस्तु है। तो परिमित रूप से अनेक मतलब ऐसा अनेक जिसको आप गिन पाइएगा, और अपरिमित रूप से अनेक मतलब ऐसा अनेक जिसको आप गिन नहीं पाइएगा। तो अगर ये तीनों अनुपात बराबर हो जाएगा तो बहुत सारा हल निकलेगा। ग्राफ कुछ इस तरह से रहेगा, संगत होगा और कई ठो हल आएगा, बहुत सारा हल आएगा। अगर इस तरह से अनुपात आया, इनका गुणांक का अनुपात आया, तो रेखाएं जो रहेंगे वे समांतर हो जाएंगे, असंगत कहलाएगा, और हल है ये नहीं है तो क्या होगा, इसका कुछ प्रकृति नहीं आएगा। और अगर इनका जब अनुपात निकालेंगे उसके बाद ग्राफ इनसे खींचेंगे तो इस तरह से दोनों प्रतिच्छेद कर जाएगा, और जितना बिंदु में टच करता है उतना ही हल, मतलब किसका एक ठो हल निकलेगा, और हल निकलेगा तो ये मेरा संगत हो गया। और आगे में क्या बोले, प्रकृति, प्रकृति में क्या हुआ, अद्वित हल हुआ, मतलब दूसरा नहीं केवल एक हल। तो इस तरह से लेसन 3 में जितना भी फार्मूला पढ़ना था ये हम लोग का हो गया। लेसन 4 में हम लोग को ये सभी फार्मूला को सीखना है। तो चलिए देख लेते हैं पहला में क्या चाहिए, तो द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहा जाता है जिसका घात 2 हो। और द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप है वो इस तरह से होता है कि ax² + bx + c। तो इसका घात 2 है ना, क्योंकि घात मतलब क्या, चर का सबसे बड़ा पावर। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी चर है तो यहाँ चर का घात कितना है, 1, और यहाँ चर जो है उसका घात है 2। तो 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, इसलिए ये जो है वो क्या है, हम लोग का द्विघात समीकरण है। और पिछला ही कुछ समय पहले ही मैंने बताया कि द्विघात समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है। तो अगर हम लोग इसको बंद कर दें तो ये बन जाएगा द्विघात बहुपद, और इसको बराबर कर दे 0 के तो ये बन जाता है हम लोग का द्विघात समीकरण। ठीक है, अब आइए द्विघात समीकरण का मूल। तो द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, तो इसमें जो चर लगा हुआ ना, एक्स वाई जेड जो भी रहेगा लगा हुआ, उसका ऐसा मान जिसको यहाँ पे डाल दीजिएगा तो इस समीकरण का LHS और RHS बराबर हो जाएगा, उसी को कहा जाता है द्विघात समीकरण का मूल। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, चर का ऐसा मान जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण का LHS और RHS बराबर हो जाए, इसे इसे अल्फा बीटा द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब x का जो मान आएगा ना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अल्फा बीटा कहेंगे। ठीक है, तो मेरे अंदाज से ये द्विघात समीकरण क्या चीज है, द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। अब आइए इस एक्सरसाइज का सबसे जो इम्पोर्टेंट सीट है उस पे। तो ये जो है, ये जो सीट है वो इस एक्सरसाइज का, सॉरी इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट सीट है। इसको अगर याद कर लीजिएगा तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है। तो इसमें क्या चीज है उसको चलिए देख लेते हैं। तो ये है हम लोग का क्या चीज, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का मूल मतलब कि ये जो है अल्फा और बीटा जो है वो आएगा या नहीं आएगा, उसको जांच करने के लिए हम लोग के पास एक टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है, तो विविध कर, या तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। तो डिस्क्रिमिनेट होता है ना इसका इंग्लिश, इसलिए इसको डी से सूचित करते हैं। तो डी, तो डी निकाल करके हम पता कर लेंगे कि इसका मूल्य जो होगा, कहने का मतलब अल्फा बीटा जो होगा वो आएगा या नहीं आएगा। अगर हम डी पर, डी इक्वल टू क्या है फार्मूला, b² - 4ac। डी इक्वल टू, ये फार्मूला भी आपको एग्जाम में पूछता है। तो डी इक्वल टू b² - 4ac, ये जो फार्मूला है इसमें अगर हम लोग यहाँ का वैल्यू डाल दें, है ना, और डी का मान आ जाए ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ऐसा स्थिति में मूल का अस्तित्व होगा। तो मूल का अस्तित्व होगा कहने का मतलब अल्फा और बीटा निकलेगा। और कैसा निकलेगा, तो दो भिन्न मूल आएगा, मतलब अल्फा और बीटा जो रहेगा वो दोनों अलग अलग होगा। और दूसरा में है क्या कि अगर डी, मतलब डी में ये b² - 4ac, b और 4 और ac, यहाँ पर यहाँ से सबका वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे, और डी का वैल्यू अगर मेरा 0 हो गया तो ऐसा स्थिति में भी क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा। लेकिन अगर d इक्वल टू 0 है तो ऐसा स्थिति में जो मूल आएगा मतलब ये जो अल्फा बीटा है वो आएगा, तो क्या रहेगा, वो बराबर रहेगा। तो अल्फा बीटा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। कब, जब d इक्वल टू 0 रहेगा तब। अब एक तो और है इसमें केस क्या कि अगर d जो रहेगा वो स्मॉलर देन 0 हो जाए तो क्या होगा, तो ऐसा स्थिति में वास्तविक मूल नहीं आता है। अब वास्तविक इसमें कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि काल्पनिक मूल आता है। 11 क्लास में जाइएगा तो 11 क्लास में काल्पनिक मूल पर ही ये द्विघात समीकरण को हल करना सीखिएगा। तो अभी क्या चीज है कि अगर d जो रहेगा वो स्मॉलर देन 0 रहेगा तो वास्तविक मूल का अस्तित्व नहीं होगा। अब मूल का अस्तित्व है ये नहीं है तो उसका प्रकृति में क्या पढ़िएगा, कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर कटा हुआ है। तो इस तरह से लेसन नंबर जो 4 है
उसका सभी फार्मूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है हम लोग का समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है श्रेणी, जिसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। तो प्रोग्रेशन या तो श्रेणी किसको कहेंगे, तो अंकों या कोई भी कांस्टेंट का ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम का पालन करता है उसी को कहा जाता है श्रेणी। जैसे यहाँ पर देखिए ए है, ए का स्क्वायर है, ए का क्यूब है, ए का पावर 4 है, ए का पावर 5 है। तो कहने का मतलब अगर हम बोले कि इससे आगे क्या होगा तो आप भी अंदाजा लगाने सकिएगा कि ए का पावर 6 होगा, ए का पावर 7 होगा। ऐसा इसलिए हो पा रहा है, आप भी इसका अंदाजा इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि ये एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। यहाँ एक का पावर एक, सॉरी ए का पावर एक, ए का पावर दो, ए का पावर तीन, ए का पावर चार, ए का पावर पांच, तो अगला जाहिर सी बात है ए का पावर 6 ही होगा। मतलब एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। तो इन्हीं को कहा जाता है हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी या तो प्रोग्रेशन। अब इसी से हम लोग को पढ़ना है समांतर श्रेणी या तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी तो ऐसा प्रोग्रेशन को कहते हैं या तो ऐसा श्रेणी को कहते हैं जिनके क्रमांगत पदों का अंतर बराबर हो। जैसे देखिए वही चीज का यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, वैसा श्रेणी जिसके क्रमांगत पदों का अंतर बराबर हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए इनका अंतर देखिए तो कितना कितना का अंतर आ रहा है, एक एक का आ रहा है ना, और यहाँ का देखिए तो अंतर कितना कितना का आ रहा है, तो सबका 3-3 का अंतर है। तो इसलिए ये वाला और ये वाला जो है वो क्या है हम लोग का समांतर श्रेणी है, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं, एपी, ठीक है। तो यहाँ का ये जो 4 है, ये 4 का 4 जो है वो श्रेणी तो है, प्रोग्रेशन तो है, तो लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका पहचान क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहचान ये रहेगा कि इनका क्रमांगत पदों का अंतर, मतलब इनका कंजुगेटिव टर्म जो रहेगा, इसको अगर घटा के देखिएगा तो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो अगर आप इसको घटाइएगा या इसको घटाइएगा तो इनका क्रमांगत पदों का अंतर बराबर नहीं आएगा। इसलिए ये श्रेणी तो है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन ये वाला जो है और ये वाला जो है, इनका क्रमांगत पदों का अंतर बराबर आ रहा है, इसलिए ये श्रेणी भी है और समांतर श्रेणी भी है। मतलब समांतर श्रेणी जो है वो श्रेणी का ही एक विशेष रूप है। वैसा श्रेणी को कहेंगे समांतर श्रेणी जिसका क्रमांगत पदों का अंतर बराबर हो, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि अगर मान लीजिए, नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान के चलिए कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AP में हो तो इनका क्रमांगत पद को घटाएंगे, मतलब इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो सब क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि अभी बोले ना कि इनका क्रमांगत पदों का अंतर बराबर हो। अगर ये एपी है तो इनका क्रमांगत पद मतलब अगला वाला से पिछला वाला घटाए, फिर अगला वाला से पिछला वाला घटाए, फिर अगला वाला से पिछला वाला घटाए, सबको घटाते गए तो क्या आएगा, सब बराबर आएगा। और जो बराबर वाला जो अंक आएगा ना उसको कहते हैं हम लोग सर्वांतर, उसको सूचित करते हैं डी से। तो इसलिए हम लोग का डी का फार्मूला भी बन गया, डी इक्वल टू कितना, A2 माइनस A1। तो डी इक्वल टू क्या, आप केवल A2 माइनस A1 ही कह सकते हैं, नहीं, आप डी इक्वल टू कह सकते हैं A3 माइनस A2, डी इक्वल टू आप कह सकते हैं A4 माइनस A3। मतलब डी अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, कोई भी क्रमांगत पद को आप घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो सर्वांतर क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी का क्रमांगत पदों का अंतर जो भी आता है उसी को कहते हैं हम लोग सर्वांतर। और डी का फॉर्मूला हो गया A2 माइनस A1। जनरली यही लिखते हैं कि डी इक्वल टू A2 माइनस A1, लेकिन लिखना चाहेंगे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू A3 माइनस A2 और डी इक्वल टू A4 माइनस A3, इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर एपी हमको दिया हुआ है तो एपी का अगर हमको एनवा पद निकालना है, जैसे देखिए A1 A2 A3 A4 इस तरह से करते करते हमको एनवा पद पे जाना है। तो एनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद मतलब क्या कि जैसे यहाँ पर है ना 1 2 3 4 दिख रहा है, ऐसे करते चल जाएंगे। हमको 10वां पद, 20वां पद, 100वां पद निकालना रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमको 20वां पद निकालना है तो n के जगह में हम 20 डालेंगे। तो फिर क्या है, A1 क्या है, तो A1 रहेगा हम लोग का पहला पद, फिर प्लस n मतलब यहाँ अगर हम 20 डाल रहे थे यहाँ पे 20 डालेंगे, एक घटाएंगे, फिर डी कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा A2 माइनस A1 करके, है कि नहीं। तो अगर हमको एनवा पद निकालना है एपी का तो फॉर्मूला यूज करेंगे एन इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। उसके बाद इसी का एक स्पेशल केस है क्या कि अगर हमको अंतिम से एनवा पद निकालना है, अंतिम से एनवा पद निकालना रहेगा तो an
कहाँ से, तो इंड से, इक्वल टू क्या होगा, l माइनस n माइनस वन इंटू डी, जहां पर l क्या है, मेरा अंतिम पद है। तो इस तरह से ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आपको याद करके रखना है। और ये फार्मूला आपको कहीं कहीं ही देखने के लिए मिलता है, इसलिए इसको स्पेशली ध्यान दे करके उतारिएगा। अब अगला आता है क्या कि एपी के n पदों का योग, अगर हम एपी दे दिए इस तरह से, इसको अगर n पद तक जोड़ना है तो क्या होगा, तो देखिए वही चीज को लिखा हुआ है कि a1 a2 a3 डॉट 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 an इक्वल टू, ये क्या है, एपी है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट प्लस an, मतलब इनका क्रमांगत पद को जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, तो sn आएगा। sn बोले तो एपी का इन पदों का योग, क्योंकि s जो है ना, s जो है वो स्टैंड कर रहा है सम को, सम मतलब इंग्लिश में होता है योग, तो एसएन बोले तो एपी के इन पदों का योग, तो एसएन क्या है, तो एपी का इन पदों का योग। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एसएन, मतलब कि अगर एपी के इन पदों का योग अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एसएन को समझाया गया है कि एसएन है क्या, तो एसएन क्या है, तो एपी के इन पदों का योग है, और एसएन अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा कि एसएन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह से अगर यहाँ पर फार्मूला में सभी चीज का वैल्यू डाल दीजिएगा तो आपको एपी का इन पदों का योग निकल जाएगा। उसके बाद इसमें भी एक स्पेशल केस है, स्पेशल क्या चीज है कि अगर आपको अंतिम पद दिया हुआ है ना, एपी का अंतिम पद दिया हुआ है, तो ऐसा स्थिति में अगर n पदों का योग निकालने के लिए बोलेगा तो उसके लिए फार्मूला होगा n बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो एस एन इक्वल टू क्या होगा, एक बार फिर से, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो इस तरह से हम लोग का लेसन 5 जो है, लेसन 5 जो है इसमें जितना भी फार्मूला पढ़ाना था हो गया। लेसन 6 का एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में आपको इतना फार्मूला पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि समरूप आकृतियां किसको कहते हैं। तो कोई भी ऐसा आकृति जो आकृति में एक जैसा रहेगा, लेकिन उनका जब माप देखेंगे ना तो वो छोटा बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, उन्हीं को कहते हैं हम लोग समरूप। तो वे आकृतियां जो आकृति में समान हो लेकिन अमाप में बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, समरूप कहलाती है। समरूपता को देखिए इस तरह से मुंह जैसा बना दीजिएगा, द्वारा दर्शाया जाता है। तो कोई भी दो आकृति जो आकृति में के जैसा रहेगा, जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज रहेगा, लेकिन उनका जो अमाप रहेगा ना वो क्या होनी चाहिए, एक समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग समरूप आकृतियां। और दो आकृति समरूप रहेगा तो उसको दिखाएंगे इस तरह से, और अगर समरूप रहेगा ना दो आकृति तो उसमें ये दो गुण आ जाएगा। क्या क्या गुण आएगा कि यदि दो आकृति समरूप हो तो पहला गुण क्या आएगा उनमें कि उनका संगत कोण बराबर होगा। अगर दो आकृति आपको समरूप मिल गया तो समझ जाइएगा कि उनका संगत कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और दूसरा क्या रहेगा कि उनका संगत भुजाएं अनुपातिक होंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, तो ऐसा रहेगा तो क्या होगा, दोनों स्थिति आएगा क्या कि संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजाएं अनुपातिक होगा। तो संगत कोण मतलब क्या कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो इसी को कहते हैं कि संगत कोण बराबर होगा। और संगत भुजाएं अनुपातिक होगा मतलब यह हुआ कि इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना, मतलब ये भुजा पकड़े फिर ये भुजा पकड़े फिर ये दोनों पकड़ लिए, इनका अनुपात निकालेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। यही चीज को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ये कोण बराबर ये कोण, यहाँ हो गया। फिर ये वाला देखिए बी जो है वो क्यू के बराबर है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सी जो है वो आर के बराबर है, सी जो एंगल है वो एंगल आर के बराबर है। तो इनका संगत तीनों कोण, इसका संगत तीनों कोण के बराबर हो गया। दूसरा बात क्या कि इनका संगत भुजाएं क्या होंगे, अनुपातिक होंगे। संगत भुजाएं अनुपातिक मतलब इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना। यही चीज को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर, सब बराबर हो गया। ठीक है। उसके बाद 6.2 में आपको ये कुछ समरूपता का कसौटी है, मतलब समरूपता को मापने का कुछ टेक्निक है, इसको पढ़ना पड़ता है। इसमें है हम लोग का पहला कि एंगल 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 की समरूपता। इसमें कहता है क्या कि दो त्रिभुज समरूप होगा अगर एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरा त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो। दूसरा कहता है क्या कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो। ये वाला कहता है क्या कि अगर एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के अनुपातिक हो तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ये चौथा नियम कहता है क्या कि साइड एंगल साइड की समरूपता। इसमें कहता है क्या कि अगर दो त्रिभुज है
उनमें से दो त्रिभुज का दो सॉरी इसमें कहता है क्या कि अगर आपके पास दो त्रिभुज है और उनका दो भुजा आपस में अनुपातिक है और उनका बीच का कोण बराबर रहेगा, तो ऐसा स्थिति में ये समरूप हो जाएगा। इसको चलिए फिगर से समझ लेते हैं। एक त्रिभुज हम इस तरह से बनाए, एक त्रिभुज इस तरह से बनाए, अगर इस नियम से अगर समरूप होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा का अनुपात क्या रहेंगे, आपस में बराबर होंगे, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर रहेंगे, तो साइड एंगल साइड की समरूपता दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो समरूपता के ये चारों नियम भी आपको याद करके रखना है। तो इस तरह से लेसन 6 का एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 आपको इतना फार्मूला से बन जाएगा। अब हम लोग लेसन 6 का जितना भी परमय है उसको देखेंगे। तो उसमें से सबसे पहले आपको सीखना रहता है परमय 6.1। इसका एक और नाम है आधारभूत अनुपातिकता परमय। तो ये परमय का कहना यह है कि अगर आप एक त्रिभुज ले लीजिएगा और इस त्रिभुज में किसी भी भुजा, कोई भी एक भुजा पकड़िएगा और उसके समांतर एक रेखा खींच दीजिएगा। जैसे ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम क्या किए, इस भुजा के समांतर यहाँ से एक रेखा खींच दिए। तो कहता है ये परमय कि अगर आप इस तरह से इसके समांतर एक रेखा खींचिएगा, तो ये रेखा जो है ना, वो अन्य दो भुजा को, जैसे हम ये भुजा तो पकड़े, तो अन्य दो भुजा कौन बचा, ये और ये बचा, तो इसको समान अनुपात में बांटेगा, यही कहता है ये परमय। वही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह फिगर बनाया गया है, इसके समांतर यहाँ एक रेखा खींचे हैं और यहाँ पर दिखा दिया है कि ये और ये समांतर है। तो परमय क्या कहता है कि ये अन्य दो भुजा को, मतलब इसको एक ही अनुपात में बांटेगा। एक ही अनुपात में बांटेगा मतलब इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना होगा। वही चीज को देखिए लिखा हुआ है ए बटे बी इक्वल टू ए एफ बटे सी एफ। इतना बटे इतना इक्वल टू इतना बटे इतना, है कि नहीं? यही होता है अनुपातिक होना। ये समांतर रहेगा तो क्या होगा, भुजाएं अनुपातिक होंगे। इसके बाद आपको जानना पड़ता है परमय 6.2। परमय 6.2 इसी का उल्टा है, आधारभूत अनुपातिकता परमय का विलोम। इसमें कहता है क्या कि देखिए, इसमें बोला है क्या कि अगर समांतर रहेगा तो क्या होगा, भुजाएं अनुपातिक होगा। और इसमें क्या कहेगा कि अगर भुजाएं अनुपातिक है ना तो समांतर होगा। कहने का मतलब अगर ये मेरा ऐसा रहेगा, समांतर रहेगा तो ये आएगा, और ये परमय का कहना क्या है कि अगर ऐसा रहेगा, अनुपातिक रहेगा तो ये आएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, ये परमय का कहना है कि अगर ऐसा रहे, मतलब समांतर रहे ये वाला, तो अनुपातिक होगा। और ये परमय का क्या कहना है, अगर अनुपातिक है तो क्या होगा, समांतर होगा। वही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, मतलब समान अनुपात में इस तरह से बांटेगा दो भुजा को, वो तीसरा भुजा के क्या रहेगा, समांतर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग को परमय 6.6। ये वाला याद करके रखना पड़ता है। तो आप सोचिएगा कि यहाँ पर मैं 6.1 है, यहाँ 6.2 है, तो 3 और 4 को कहाँ उड़ाए या 5 कहाँ उड़ाए, तो वो सब परमय जो है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको अगर आप नहीं भी याद कीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। इसलिए परमय 6.6 तो आपको याद करना ही करना है। यहाँ पर जितना भी परमय हम लिखवा रहे हैं, सभी का सभी परमय को याद करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका पूरा मैथ बनेगा। तो 6.2 के बाद आता है हम लोग का परमय 6.6। इसमें बोलता है क्या कि अगर आप दो समरूप त्रिभुज लीजिएगा, जैसे कि ये और ये हम दो समरूप त्रिभुज ले लिए, उसके बाद इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालिएगा, मतलब इसका क्षेत्रफल को इसका क्षेत्रफल से भागा कीजिएगा, तो ठीक उतना ही आएगा जितना कि इनका भुजा का अनुपात निकाल लीजिएगा और उसको वर्ग कर लीजिएगा। जैसे ये और ये यहाँ पर देखिए समरूप लिखा हुआ है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब इसका क्षेत्रफल को इसका क्षेत्रफल से भागा किए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया मतलब क्षेत्रफल ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल टू कितना हुआ, तो इनका भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनका भुजा ये पकड़ लिए एबी बटे ये, तो इसका भुजा को इसका भुजा से भागा किए, वही चीज को ना कहते हैं अनुपात निकालना। इसका लंबाई को इसका लंबाई से भागा कर दीजिए, जो भी आएगा वही उसका अनुपात कहलाता है। तो इतना बटे इतना किए और यहाँ वर्ग कर दिए, फिर इतना बटे इतना किए, सॉरी नीचे वाला पकड़े ना, ये वाला और ये वाला पकड़ लिए और इसका वर्ग कर दिए, फिर इधर किनारे का पकड़े, इधर और इधर का पकड़ करके अनुपात निकाले और वर्ग कर दिए। तो यही कहना है परमय 6.6 का कि अगर इनका क्षेत्रफल ये दोनों अगर समरूप रहेंगे, जैसे यहाँ देखिए समरूप रहेगा, तो इनका क्षेत्रफल का जब अनुपात निकालिएगा तो उनका भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा।
ठीक है, तो ये प्रमेय था 6.6। और उसके बाद आपको सीखना पड़ता है प्रमेय 6.8 या जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय या तो प्रमेय 6.8 में बोला जाता है ये कि अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण किसको कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाला को, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ पर हम 90 डिग्री रखे तो ये मेरा कर्ण हुआ। तो प्रमेय का कहना ये है कि अगर आप इसका स्क्वायर कीजिएगा, है ना, तो वो किसके बराबर होगा, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के योग के बराबर होगा। इधर देखिए AB प्लस BC का स्क्वायर, यही था हम लोग का प्रमेय 6.8। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का ये भुजा कर्ण कहलाएगा। तो प्रमेय का कहना यह है कि इसका अगर आप स्क्वायर कीजिएगा, देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर की है, तो वो किसके बराबर होगा, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो AB किए का स्क्वायर किए, फिर BC किए, फिर उसका स्क्वायर किया और जोड़ दिए, ये दोनों क्या हुआ, हम लोग का बराबर हो गया। यही था कहना प्रमेय 6.8 या तो पाइथागोरस प्रमेय का। इसके बाद इसी का उल्टा हमको पढ़ना है प्रमेय 6.9। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी कह सकते हैं। तो अभी क्या कह रहा है, ये समकोण रहेगा तो ऐसा आएगा, कहने का मतलब B अगर समकोण है तो ऐसा आएगा। अब उसका उल्टा कैसे होगा, अगर ये आ रहा है तो B क्या होगा, मेरा समकोण होगा। यही चीज को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, मतलब एक भुजा का वर्ग, मान लीजिए ये है एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। जैसे हम क्या किए, ये भुजा का वर्ग यहाँ लिए, ठीक है, तो हमको मिला क्या कि इसका वर्ग और इसका वर्ग को जब जोड़ रहे हैं तो वो इसका वर्ग के बराबर आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं इस तरह से आ रहा है, पहला भुजा का वर्ग किए तो अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर आ गया। तो इसके सामने का कोण, मतलब इसके सामने का कोण क्या है, ये क्या होगा, मेरा 90 डिग्री होगा। तो इसलिए इस प्रमेय को क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। तो अगर आप इतना प्रमेय को याद कर लीजिएगा तो 6 जो एक्सरसाइज है उसमें और कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो 6 लेसन का सभी प्रमेय और जितना भी नियम था और जितना भी समरूपता की कसौटियां था वो सभी हो गया। 7 में हम लोग को कुल मिला के 3 फार्मूला पढ़ना है। एक तो ये दूरी सूत्र, दूसरा है विभाजन सूत्र और एक है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो सबसे पहले देख लेते हैं दूरी सूत्र क्या चीज है। तो अगर मान लीजिए आपको दो बिंदु दिया हुआ है A और B, इनका निर्देशांक जो है वो x1 y1 और इसका निर्देशांक x2 y2 है। इसका बीच का अगर दूरी निकालना है तो AB बराबर क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप चाहिएगा तो इसे पलट कर भी लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू रूट अंडर, AB मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी ना, तो AB इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जनरली इतना इक्वल टू इतना ही लिखते हैं, लेकिन अगर आप इतना इक्वल टू इतना भी लिखिएगा तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दूरी सूत्र आप जनरली ये वाला याद करके रखिएगा, लेकिन हाँ ये भी आप जानिएगा कि इतना इक्वल टू इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विभाजन सूत्र या तो सेक्शन फॉर्मूला। इसमें बोलता क्या है कि देखिए इस तरह से अगर दो बिंदु दिया हुआ है A B, इसका निर्देशांक मान लीजिए मेरा x1 y1 और इसका निर्देशांक x2 y2 है, और इसमें एक बिंदु हमको C लेना है और ऐसा लेना है कि इतना AC बटे BC, मतलब इतना बटे इतना का जब अनुपात निकालेंगे ना तो वो अनुपात मेरा M1 M2 रहेगा। तो उसी को इधर लिख दिए AC क्या M1, अब BC कितना M2 लिख दिए। तो ऐसा स्थिति में अगर हमको इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए तो ये बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है कि C मतलब कि XY इक्वल टू क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 का होल बाय M1 प्लस x2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 का होल बाय M1 प्लस M2, ठीक है। इसको याद इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ लिखिएगा mx mx 12 21, यहाँ my 12 21, ठीक है। और नीचे तो देखिए M1 प्लस M2 दोनों में सेम है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक स्पेशल केस है, क्या स्पेशल केस, कि अगर ये बिंदु जो है वो ठीक मिडिल पॉइंट रहे, मध्य बिंदु रहे, कहने का मतलब ये M1 और M2 दोनों का लंबाई बराबर आ जाए। तो वही चीज को यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अगर M1 और M2 बराबर हो जाए तब ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला इस तरह से हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है
कि एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस एक्स टू बाई टू और y1 प्लस y2 बाई टू। तो अगर आपको ये अगर ठीक मध्य में दिया हुआ है और इस समय इसका निर्देशांक निकालना है, बहुत सिंपली निकल जाएगा ये वाला फॉर्मूला से कि x1 प्लस x2 बाई टू और प्लस कोमा y1 प्लस y2 बाई टू। ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद इसका तीसरा जो लास्ट फॉर्मूला है लेसन 7 का, वो है क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। और इसमें देखिए त्रिभुज में क्या चीज दिया हुआ है, तो निर्देशांक दिया हुआ है। क्योंकि आप सोचते होंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है कि ना। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखिए हर एक जो क्षेत्रफल है ना, अलग अलग कंडीशन के लिए दिया हुआ रहता है। कहने का मतलब अगर आपको त्रिभुज दिया हुआ है और उसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, या लंबाई और ऊंचाई दिया हुआ है, और या आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, तो आप उसका क्षेत्रफल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, या तो 1/2 लंबाई गुने चौड़ाई, या तो 1/2 लंबाई गुने ऊंचाई। ठीक है, इस तरह वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ना लंबाई चौड़ाई नहीं दिया हुआ, इसमें तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। तो इसलिए अगर हमको त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, फिर क्या y3 माइनस y1, फिर x2 इंटू y2। चलिए सॉरी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम लोग को आता है। इसको याद करने का भी एक टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है, देखिए 1 2 3 आप लिख लीजिए, और इसको जब काउंट करेंगे ना तो घुमा घुमा के काउंट करेंगे। जैसे हम यहाँ शुरू किए 1 2 3, अगर मान लीजिए हम 2 से शुरू करते हैं तो 2 3 1, अगर हम 3 से शुरू करते हैं तो 3 1 2। तो कहने का मतलब हमेशा क्या करना है, राउंड राउंड करके काउंट करना है। तो देखिए वही चीज यहाँ पर लागू हुआ है। एक यहाँ दिया तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हुआ। अब यहाँ देखिए 2 दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है ना, तो क्या आएगा 3 1। तो यहाँ देखिए 2 3 1 हो गया। फिर प्लस यहाँ x3 देखिए यहाँ पर 3 ले लिए, तो 3 के बाद क्या होगा 1 2। तो यहाँ देखिए y1 y2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। इसमें कुछ विशेष बिंदु है जिसको आपको याद करके रखना है। वो क्या चीज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कहने का मतलब ये केवल इस मैथ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, निकालते 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 मेरा माइनस में 67 आ गया, तो इस मैथ में केवल आप इसको लिख सकते हैं 67। क्यों, क्योंकि इसमें बोला गया है क्या कि कभी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहेगा वो ऋणात्मक नहीं आता है। इसलिए ये जो एक्सरसाइज जो है वो 7.3 होगा। तो 7.3 में जब ये क्षेत्रफल निकालिएगा, निकालते समय अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको लिख दीजिएगा पॉजिटिव, बगल में लिख दीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है कि नहीं। तो इस तरह से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया और उसका एक स्पेशल केस हो गया। दूसरा स्पेशल केस में क्या चाहिए उसको देखिए, कि अगर कभी भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और वो आ जाएगा मेरा 0, कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 0 हो जाए, तो एबीसी संरेख होगा। संरेख होगा मतलब कोलिनियर होगा, एक ही लाइन पर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ए बी सी तीनों अलग अलग बिंदु है, ये जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। ठीक है, तो देखिए तो एक ही रेखा पे आया कि नहीं, तो एक ही रेखा पर कब आएगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रहेगा तब। तो इसको याद करके रखना है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो इसका मतलब यह है कि ये बिंदु ऊपर नहीं होगा, वो यहीं पे आ जाएगा। मतलब कि तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, मतलब एक ही रेखा पर होगा। तो इस तरह से 7 एक्सरसाइज का सभी फॉर्मूला हो गया। लेसन 8 का एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 में आपको इतना सारा फॉर्मूला को याद करना पड़ता है। तो उसमें से एक्सरसाइज 8.1 में आपको इसको जानना है, 8.2 में आपको ये जानना है, और 8.3 में आपको ये जानना है। तो 8.1 ये क्या है, ये है हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ये जो समकोण त्रिभुज है इनका भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो अगर हम ये जो समकोण त्रिभुज में है, इस समकोण त्रिभुज का ये लंबाई को और ये कर्ण को
मतलब हाइपोटेनस का अनुपात निकालेंगे ना, तो जो भी आता है उसको हम लोग कहते हैं साइन, और शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा। इसलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, पी बाई एच, ठीक है। अब आता है कोस थीटा। कोस थीटा मतलब कि इसका लंबाई और इसका लंबाई का अनुपात, तो इसलिए कोस थीटा इक्वल टू क्या हुआ, बी बाई एच, ठीक है। उसके बाद तीसरा में त्रिकोणमितीय अनुपात आता है कि हम लोग का, तो इतना लेंगे, इतना बाई इतना, तो पी बाई एच, तो पी बाई एच क्या चाहिए होता है हम लोग का, टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टेन थीटा, तो इसलिए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो, पी बाई एच। उसके बाद आया हम लोग का, इसी को उलट उलट करके लिखेंगे, तो इसको उलट देंगे तो क्या होगा, पी बाई एच है अभी ना, तो उलट देंगे तो क्या होगा, एच बाई पी, और उसको क्या कहेंगे, कोसेक थीटा कहेंगे, कोसेक थीटा। उसके बाद इसको पलट देंगे ऐसा से इसको उधर, ये वाला को नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे कर देंगे, तो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा ना, एच बाई बी। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेकेंड, है ना। नीचे में यहाँ पर जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका शॉर्ट फुल फॉर्म इधर दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म इधर दिया हुआ है। तो ये है क्या, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या, तो सेकेंड, सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू हो गया मेरा एच बाई बी। उसके बाद अगर हम लोग इतना, जैसे शुरू में हम लोग क्या किए हैं, इतना बाई इतना निकाले हैं, अब क्या निकालेंगे, इतना बाई इतना निकालेंगे, तो इतना बाई इतना अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा मेरा कितना, बी बाई पी। अब बी बाई पी जो आता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, को टेंजेंट, है ना। अब को टेंजेंट को शॉर्ट में लिखते हैं कोट थीटा, तो कोट थीटा। तो इस तरह से हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 हो गया। क्या क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इसको आपको इसी क्रम में याद रखना है, ताकि आगे का जो फार्मूला है वो याद करने में आपको इससे हेल्प मिलेगा। एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये अंदर वाला, अंदर वाला जो है ये भी आपको मैथ बनाते समय यूज पड़ता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय डाल दीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता था कि एच का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर करेंगे, तो एच का स्क्वायर करेंगे तो अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो इसलिए इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग का ये माइंड आ गया, और इसी से ये तीनों बना हुआ है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए यहाँ एच बचाते हैं, तो स्क्वायर उधर चल जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम अगर पी बचाएंगे तो बी इधर आएगा, तो बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर को भी इधर ले आएंगे तो ऐसा बनेगा, देखिए तो पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से बी बचाएंगे तो पी इधर आएगा, तो प्लस में है, ये प्लस में, ये भी प्लस में, पी भी प्लस में है ना, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और बी के स्क्वायर को भी उधर भेज देंगे, तो देखिए तो बी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। थोड़ा सा इससे ये कैसे आया है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो है ना, इसको याद करने का भी एक टेक्निक होता है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या कहेंगे हम लोग, जैसे, अच्छा एक मिनट, साइन थीटा है, कोस थीटा है और टेन थीटा है, इनका याद कैसे करना है, तो इस तरह से याद कीजिएगा कि पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो। एक बार फिर से, पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, है कि नहीं। तो इस तरह से अगर ये तीन याद रहेगा तो ये भी तीन आप याद कर सकते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हेलो पापा, हेलो बेटा, बोलो पापा, है कि नहीं, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इतना को याद कर लीजिएगा तो 8.1 का सभी मैथ बन जाएगा। अब आते हैं 8.2 के लिए, आपको ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, इसको याद करके रखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए साइन, कोस और टेन का ही वैल्यू लिखा हुआ है। बाकी जो इधर का जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहा है उसका वैल्यू अगर आप इसको याद कर लीजिएगा ना, तो उसी को पलट पलट करके निकलेगा। कैसे निकलेगा उसको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी देख लीजिए कि साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो। साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, और साइन 60 का होता है √3/2, और साइन 90 का वैल्यू होता है साइन 90 का वैल्यू होता है 1। शुरू में आप एक लाइन याद कर लीजिएगा, इसको पलट पलट करके लिखिएगा, मतलब इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ लिख दीजिएगा, तो कोस का सभी का वैल्यू आ जाएगा। तो कोस 0 का 1, कोस 30 का √3/2, कोस 45 का 1/√2, कोस 60 का 1/2, और कोस 90 का हो गया मेरा 0। अब अगर इसको इससे भागा कीजिएगा ना, तो ये वाला लाइन भी आपका आ जाएगा। तो देखिए 0/1, मतलब जीरो को एक से भागा करेंगे तो जीरो ही नहीं आएगा, तो इसलिए 10 जीरो का वैल्यू होता है 0। अब अगर आप इसको इससे भागा कीजिएगा तो ये बट्टा के नीचे और ये बट्टा के नीचे कट जाएगा, तो बट्टा के ऊपर में मेरा 1 और ये √3, तो 1/√3 रह गया। अब देखिए ये और ये सेम सेम है, और इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, भागा करना है। तो ये पूरा ही पूरा से कटेगा तो क्या बचेगा मेरा 1, इसलिए
1045 का वैल्यू हो गया मेरा 1। उसी तरह से इसको भागा करेंगे ना तो ये मेरा कटेगा, बट्टा के ऊपर क्या √3, अब बट्टा के नीचे क्या बचेगा 1, तो बट्टा के नीचे 1 को हम लोग नहीं रखते हैं, इसलिए क्या हो गया कि 1060 का वैल्यू हो गया √3। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत कमाल का चीज है क्या कि यहाँ पर देखिए कोट 90 का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये लाइन को इस लाइन से भागा करना पड़ेगा। तो अगर हम एक को 0 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, जनरली बच्चे सोचते हैं क्या कि अगर हम एक को 0 से भागा करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी नंबर को अगर आप 0 से भागा कीजिएगा तो वो आता है अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब उसका वैल्यू क्या होगा एग्जैक्ट अभी तक नहीं बताया गया है, और उसको लिखते हैं इस तरह से इनफाइनाइट या अपरिभाषित। तो कोई भी अंक बटे 0 रहेगा ना तो उसको आप अपरिभाषित लिखिएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ अपरिभाषित, इसको इस तरह से उल्टा 8 जैसा लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप याद कर लीजिएगा तो इससे क्या बनेगा आपको 8.2 एक्सरसाइज का पूरा बन जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल के साथ मैं बता दूं कि इन 3 को याद करने से बाकी ये 3 का कैसे वैल्यू निकलेगा। जैसे हम मान लीजिए कि सेक 30 का चाहते हैं, सेक 30 का वैल्यू कितना होगा ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि सेक किसका उल्टा है, तो सेक किसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा है ना। साइन का उल्टा में सेक है, तो हम क्या करेंगे साइन 30 का वैल्यू ढूंढेंगे। साइन 30 का वैल्यू क्या है हम लोग का, देखिए तो 1/2। अब उसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/1। अभी है मेरा अगर 1/2 तो पलट देंगे तो क्या आएगा 2/1। अब बट्टा के नीचे 1 को नहीं लिखते हैं, इसलिए क्या होगा मेरा कि कोसेक 30 का वैल्यू हो गया ओनली 2। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए हम बोले कि सेक 30 का वैल्यू कितना होगा, तो देखना है सबसे पहले कि सेक जो है वो किसका उलट में है। तो सेक थीटा जो है यहाँ पर, सेक थीटा जो है वो किसका उल्टा में है, कोस का उल्टा में है ना। यहाँ पर देखिए कोस, तो कोस का उल्टा है ये, तो हम क्या करेंगे कि कोस का वैल्यू देख लेंगे 30 पर और उसको पलट देंगे तो सेक 30 का आ जाएगा। तो कोस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब उसको पलट देंगे तो क्या होगा 2/√3, इसलिए सेक 30 इक्वल टू कितना होगा √2/√3। सेक 30 का वैल्यू कितना हुआ 2/√3। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये वाला भी फार्मूला बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये है हम लोग का 8.3 के लिए। तो 8.3 में आपको क्या पढ़ना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अब कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कीजिएगा तो क्या आएगा साइन थीटा। इसको इस तरह से देखिए, साइन पकड़िएगा तो कोस आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। और अगर कोस पकड़िएगा तो क्या आ जाएगा साइन आएगा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये पकड़िएगा तो ये आ जाएगा, ये पकड़िएगा तो ये आ जाएगा। अब देखिए आगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। अब कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। मतलब कि अगर आप ये पकड़ते हैं टेन पकड़ते हैं तो कोट आ जाएगा, और कोट पकड़ते हैं तो टेन आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आता है सेक। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। अब कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। मतलब अगर आप सेक पकड़िएगा तो आ जाएगा कोसेक, और कोसेक पकड़िएगा तो आ जाएगा सेक। तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 का फॉर्मूला भी हो गया। लेसन 8 का एक्सरसाइज 8.4 में आपको इस तरह का सभी फार्मूला को याद करके रखना है। इसमें बहुत सारा फार्मूला नहीं है, देखिए मेन रूप से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ही तरह का फार्मूला को आपको याद करके रखना है। बाकी ये सब जो है बीच में जो आ रहा है वो इन्हीं सब फार्मूला से निकला हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये सब निकल रहा है। तो ये बेसिक फार्मूला है, इसको आपको याद करके रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर मान लीजिए आप कोस बचा लीजिएगा तो ये इधर ना आ जाएगा, तो 1 माइनस ये प्लस में इधर आए तो माइनस में, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर हम ये बचा ले तो ये इधर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर इतना इक्वल टू इतना है तो इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना है तो इतना इक्वल टू भी तो इतना होगा, तो वही चीज को उलट करके लिखा हुआ है, एक इधर कर दिया और ये वाला इधर लिख दिया। तो देखिए इसी से ये जो फार्मूला है इसी से ये और 3 ठो हम लोग का बन गया। तो इसको स्पेशली आपको याद करना है, इधर वाला को निकालना है कैसे उसको सीखना है आपको। उसके बाद फिर से ये वाला आपको याद करके रखना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा। ये याद करना है, और इसी से देखिए फिर 3 ठो निकलेगा। हम ये बचा लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में। तो आपको इसको रटना नहीं है, इसको क्या करना है कैसे निकालना है उसको आपको सीखना है। उसी तरह से अगर हम एक बचा लेंगे तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर,
थीटा और ये प्लस में इधर आए तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए तीसरा में, जैसे कि इसमें बोले थे हम कि जब ये पूरा इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा, उसी तरह से ये पूरा इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा। तो उसी को तीसरा में देखिए पलट करके लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से इससे भी ये 3 फार्मूला बन गया। अब ये भी फार्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो 1 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी 3 बनाएंगे। पहला नंबर इसको बचा लिए, इसको बचाएंगे तो ये इधर आएगा ना, तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस में इधर आए तो माइनस में, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए एक बचाएंगे, यहाँ एक अगर हम बचा लेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस में है इधर में माइनस में आ जाएगा तो कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब पलट देंगे इसको कि अगर ये पूरा इसके बराबर है तो ये भी तो इसके पूरा के बराबर होगा, तो वही चीज हुआ है इधर पलट दिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पर लिखा गया कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे आइए कुछ और भी फार्मूला है ये वाला याद करके रखने वाला कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा। अगर इसमें स्क्वायर रहेगा तो इधर भी स्क्वायर होगा, साइन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे है कोट थीटा, तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये याद करके रखना है। अब अगर इसमें स्क्वायर कर दीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला में से था। ये वाला अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा जब हम लोग 8.1 के लिए जब फार्मूला पढ़े थे तो साइन कोस टेन रखे थे, इधर कोसेक सेक और कोट आया था ना, तो यही चीज उलट करके है साइन, तो साइन के उल्टा में क्या चीज है कोसेक। 8.1 के लिए देख लीजिएगा क्या फार्मूला लिखवाए थे उस पे। तो सेक साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ 1 बाय कोसेक थीटा। अब कोसेक इक्वल टू क्या, जब साइन का कोस होता है तो कोस का सॉरी साइन का कोसेक होता है तो कोसेक का क्या होगा साइन होगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। उसी तरह से सेक का उल्टा में क्या चीज था, देखिए ऐसा ये वाला हम याद करवा रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा और क्या टेन थीटा, इसका उल्टा में क्या चीज था हम लोग का कोसेक थीटा सेक थीटा और क्या चीज था कोट थीटा था, है कि नहीं। तो साइन का उल्ट साइन को उलटिएगा, साइन को उलटिएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक आएगा। अब कोसेक का उल्टा में क्या है, कोसेक का उल्टा में क्या है मेरा साइन, तो इसलिए वो मेरा आ गया। अब देखिए कोस का उल्टा में क्या है मेरा सेक, तो कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हम लोग का 1 बाय कोस। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है कोट थीटा और कोट थीटा इक्वल टू टेन थीटा 1 बाय टेन थीटा, है कि नहीं। तो यही इसको पलट पलट करके ये भी फार्मूला बनाया गया है। तो सभी फार्मूला को आपको देखिए केवल बैठ करके याद करना चाहिए तो याद नहीं होगा, जब आप मैथ बनाने लगेगा ना तो बनाते बनाते ये सभी फार्मूला आपको याद हो जाएगा। लेकिन हाँ मैथ बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा ये सभी फार्मूला को पहले लिख लीजिएगा कोई कॉपी में, उसके बाद कॉपी को सामने रखना है उसके बाद मैथ बनाइएगा, तो उससे आपको बनाते बनाते सभी फार्मूला याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का लेसन 8 में जितना भी फार्मूला पढ़ना था वो भी कंप्लीट। लेसन 9 और 10 में आपको इतना सारा फार्मूला को याद करके रखना पड़ता है। इसमें स्पेशली देखा जाए तो 9.1 जो है उस एक्सरसाइज पे ज्यादा फार्मूला नहीं है, क्योंकि वहाँ का जितना भी मैथ है वो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 में आप जितना चीज पढ़े हैं उसी का सहायता से आपका पूरा मैथ बन जाता है। लेकिन हाँ 9.1 जब एक्सरसाइज देखिएगा तो उसमें दो चीज आपको जानना पड़ता है, एक होता है उनियन कोण और एक होता है ऑनमन कोण। तो उनियन कोण किसको कहते हैं, तो ये आधार हो और ये कर्ण हो, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना इसको कहते हैं हम लोग उनियन कोण। तो उनियन कोण क्या हुआ, तो आधार और कर्ण के बीच में जो एंगल बनता है जो कोण बनता है उसी को कहते हैं हम लोग उनियन कोण। उसके बाद अगर हम इस आधार के समांतर एक रेखा खींच दें तो कर्ण और ये जो समांतर रेखा जा रहा है ना इनके बीच में अगर कोई कोण बन रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग अवनमन कोण। तो आपको 9.1 के लिए यही दो चीज नया सीखना है, उनियन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। इसके बाद देखिए इधर जो है यहाँ से यहाँ तक जितना भी फॉर्मूला है जितना भी नियम है अगर इतना को याद कर लीजिएगा तो लेसन 10 के लिए काफी हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है क्या स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा किसको कहा जाता है, तो स्पर्श रेखा उस रेखा को कहा जाता है जो वृत्त को किसी एक बिंदु में टच करे। जैसे देखिए ये वृत्त बनाया हुआ है, यहाँ पे एक रेखा खींचिए, ऐसा खींचिए कि इसको केवल एक ही बिंदु में टच कर रहा है,
तो ऐसा रेखा को कहते हैं हम लोग स्पर्श रेखा, ठीक है। और जिस बिंदु में टच करता है ना, इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग आपतन कोण। तो यहाँ पर लिख करके भी रखे हैं कि वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु में प्रतिच्छेद करे, है ना। उसके बाद आपको 10 एक्सरसाइज में जानना है छेदक रेखा। छेदक रेखा किसको कहेंगे, तो उस रेखा को कहेंगे जो वृत्त को दो बिंदु में प्रतिच्छेद करे। देखिए तो यहाँ से छेद कर दिया ना वृत्त को, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग छेदक रेखा। तो वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदु में प्रतिच्छेद करे, है कि नहीं। तो ये होता है हम लोग का छेदक रेखा और ये होता है हम लोग का स्पर्श रेखा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना रहता है परमाय 10.1। 10.1 में हम लोग को पढ़ना यह है कि अगर ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो हम लोग का स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु से गुजरने वाला कोई त्रिज्या खींच देंगे ना, तो त्रिज्या जो रहेगा वो स्पर्श रेखा पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। वही चीज को यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि स्पर्श रेखा से गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कहने का मतलब ये जो त्रिज्या है AO जो होगा वो लंब होगा BC का। BC ये जो स्पर्श रेखा है ना, इस पर ये लंब होगा, है कि नहीं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है परमाय 10.2। तो परमाय 10.2 कहता क्या है कि अगर आप वृत्त में बाहर से स्पर्श रेखा खींचिएगा ना, तो दोनों का लंबाई बराबर होगा, ठीक है। तो एक वृत्त बनाया गया है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों का क्या होगा, लंबाई बराबर होगा। यही कहता है ये वाला परमाय 10.2। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, डेट इज ये जो है ना AB और AC जो है वो हम लोग का बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग का लेसन 10 में 9 और 10 में जो भी पढ़ना था वो फार्मूला हो गया। लेसन 12 में हम लोग को इतना सारा फार्मूला याद करके रखना है, बहुत नहीं है, बस केवल इसको दो रूप लिखा गया है ना, इसलिए ये ज्यादा दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या फार्मूला लेसन 12 में जानना है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि वृत्त का परिमाप या तो परिधि। परिमाप या परिधि मतलब क्या होता है, ये किनारे किनारे का लंबाई, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, इसका अगर आपको लंबाई निकालना है तो फार्मूला डालना पड़ेगा 2πr, ठीक है। तो वृत्त का परिधि या तो परिमाप का फार्मूला क्या हुआ, तो 2πr। उसके बाद आता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला πr²। उसके बाद आपको जानना पड़ता है ये दो चीज के बारे में, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड। तो त्रिज्याखंड क्या है, तो वृत्त का ये केंद्र से इसको मिला देंगे, तो दो त्रिज्या मिलाएं तो ये जो पिज्जा जैसा जो क्षेत्रफल बन रहा है ना, इसको कहते हैं हम लोग त्रिज्याखंड। अब है क्या वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या है, तो ये जीवा किस तरह से आप मिला दीजिएगा ना, तो इधर का जो खंड है इसी खंड को कहते हैं हम लोग क्या चीज, तो वृत्तखंड, है कि नहीं। उसके बाद आपको यहाँ का फॉर्मूला को याद करके रखना है। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, तो चाप की लंबाई। चाप की लंबाई मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई का बात कर रहे हैं। अगर इसका लंबाई अगर आपको निकालना है ना, तो फॉर्मूला होगा क्या, तो 2πr/360 गुनी थीटा। इसी को इस तरह से भी लिखते हैं, थीटा/360 गुनी 2πr। तो दोनों एक ही चीज है, आप इतना इक्वल टू इतना लिखिए या तो इतना इक्वल टू इतना लिखिए या बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों एक ही चीज है। अब है क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एक चीज और मैं बता दूं, देखिए ये फिगर दोनों को कंबाइंड करके यहाँ बनाया गया है कि नहीं। अगर केवल इसका बात करें तो ये त्रिज्या खंड हुआ, नीचे वाला बात करें तो क्या होगा, ये वृत्तखंड होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर हम त्रिज्या खंड बोलेंगे तो ये पूरा का बात होगा, यहाँ से यहाँ तक कि पिज्जा जैसा कट करके निकलेगा ना, वो पूरा भाग का। और अगर हम इसी में कहते हैं वृत्तखंड, तो वृत्तखंड जब बोलेंगे ना, तो ये देखिए ये वाला भाग का होगा क्षेत्रफल, यहाँ से ना ये वाला, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, तो 2πr/360 गुनी थीटा, या तो थीटा/360 गुनी 2πr। तो चाप का लंबाई मतलब इसका लंबाई, है कि नहीं। अब आता है क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल। अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है ना त्रिज्या खंड का, तो फॉर्मूला डालना पड़ेगा πr² / 360 गुनी थीटा। इसको हम लोग पलट का हिसाब भी लिखते हैं, थीटा/360 गुनी πr²। तो ये फार्मूला के द्वारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब कि इतना से इतना तक का क्षेत्रफल, ये पिज्जा वाला जो भाग है ना, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद है क्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब कि देखिए ये वाला भाग का क्षेत्रफल। आप भी दिमाग लगा सकते हैं कि ये जो त्रिज्या खंड है उससे ये त्रिभुज क्षेत्रफल घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा ना, इसका क्षेत्रफल आएगा कि नहीं। एक बार फिर से सुनिए, हम बोल रहे हैं क्या कि ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटा दीजिएगा तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं। और ये वाला भाग क्या है, वृत्तखंड है ना। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर देखिए यही वाला होगा, यही वाला देखिए यहाँ लिखा हुआ है, माइनस ये त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दिए तो ये आ गया। तो इसलिए हो गया हम लोग का वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² / 360 गुनी थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। या तो इसी को पलट करके लिखेंगे, इसको आगे कर देंगे, इसको उधर कर देंगे, तो थीटा/360 गुनी πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो इस तरह से लेसन जो 12 है उसमें जो भी फॉर्मूला पढ़ना था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। लेसन 13 में
क्लास 9 का भी कुछ फार्मूला पढ़ना है और स्पेशली 13 का जो न्यू फार्मूला आपको पढ़ना है वो इस तरह से है। तो सबसे पहले तो आपको लेसन 13 पे आपको ये जानना पड़ता है कि छिन्नक क्या होता है। तो चलिए पहले समझा लेते हैं कि छिन्नक क्या होता है, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए शंकु तो आप लोग जानते हैं, इस तरह से जो आकृति रहता है इसको हम लोग कहते हैं शंकु, है कि नहीं। अब अगर क्या रहेगा, आप ये जो आधार है ना इसके समांतर यहाँ से इसका चुंडी को काट दीजिएगा, यहाँ से काट दीजिएगा, तो ये जो नीचे वाला जो आकृति बनाना इसी को कहते हैं हम लोग छिन्नक। तो शंकु और छिन्नक में क्या अंतर आपको समझ में आ गया होगा। यह है शंकु और ये चुंडी वाला भाग को काट करके हटा देंगे तो ये नीचे जो बचेगा वो है हम लोग का छिन्नक। इसी को पलटा करके अगर बनाएंगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा। तो ये अगर देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको गिलास जैसा भी दिखेगा, या तो हो सकता है बाल्टी जैसा भी दिख सकता है कि नहीं। तो इसी आकृति को क्या कहते हैं हम लोग मैथ में छिन्नक कहते हैं। पहले हम लोग गिलास या बाल्टी कह के भी इसको पढ़ते थे। तो गिलास बोलिए, बाल्टी बोलिए या छिन्नक कहिए, एक ही बात है कि नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब इसको हम लोग छिन्नक कहते हैं ना, तो आप समझिए कि पूरा ये गोटीना है। कहने का मतलब गिलास बीच में खाली रहता है ना, अब वहां खाली नहीं है, आप समझिए कि पूरा रेत से पूरा भरा हुआ है। तो ऐसा आकृति को कहते हैं हम लोग छिन्नक, मतलब ये बीच में खाली नहीं है, पूरा गोटीना है ना। यही हम लोग का छिन्नक। तो अगर आपको छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला, अगर आयतन निकालना है, छिन्नक का आयतन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा कि 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। इसको बोले हैं कैपिटल आर बड़ी त्रिज्या, ये छोटी त्रिज्या, और ये ऊंचाई, और ये हुआ मेरा तिर्यक ऊंचाई एल, है कि नहीं। और ये हुआ मेरा एच, एच आर एल, और ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ठीक है। किताब में यहाँ पर R1 R2 करके दिया हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर करके भी फार्मूला याद कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, और इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, इसलिए हम तो जनरली कैपिटल आर स्मॉल आर में ही बच्चों को याद कराते हैं। तो इसलिए छिन्नक का आयतन का फार्मूला हो गया 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ठीक है। अब आता है क्या छिन्नक का वक्रपीठ क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्रपीठ क्षेत्रफल मतलब क्या, किनारे किनारे का क्षेत्रफल। ये किनारे किनारे जो, जैसे अगर मान लीजिए बाल्टी है, बाल्टी में किनारे किनारे जो चदरा लगा हुआ रहता है ना, उसका क्षेत्रफल को कहेंगे हम लोग, उसका वक्रपीठ क्षेत्रफल। वक्र को एक और शब्द से भी जानते हैं क्या, पार्श्व। तो कभी भी बोले छिन्नक का पार्श्व क्षेत्रफल या छिन्नक का वक्रपीठ क्षेत्रफल, तो दोनों के लिए फॉर्मूला होगा क्या, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। जहां पर एल क्या होगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, सॉरी, एल इक्वल टू होगा रूट अंडर एच स्क्वायर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से एल का फॉर्मूला हो गया। अब छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जहां जहां भी उसका क्षेत्रफल है, जिस जहां जहां हम छू सकते हैं उसका क्षेत्रफल। तो बाल्टी हुआ या छिन्नक हुआ, उसको हम लोग कहाँ कहाँ छू सकते हैं, तो किनारे किनारे, पेंदी में और ऊपर में। ऊपर में अभी हम जैसे बताएं क्या, बीच में ये खाली नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है, तो ऊपर वाला को सतह को भी तो छू सकते हैं ना। तो ऊपर वाला सतह, किनारे वाला सतह और नीचे वाला सतह, सबको मिला जुला करके कहेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए, तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, मतलब वक्रपीठ क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है। और उसके बाद देखिए पाई आर स्क्वायर मतलब ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल, फिर ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर मतलब नीचे वाला का क्षेत्रफल। तो किनारे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला सबको जोड़ दिए तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आया कि नहीं। तो इस तरह से ये 3 फार्मूला बन गया, 1 2 3। यही चीज को आपको लेसन 3 में नया चीज सीखना है। कुछ फार्मूला जो है वो क्लास 9 का भी है, उन सभी फार्मूला का लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ये उस सभी फार्मूला को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि लेसन 14 में क्या क्या फार्मूला हम लोग को जानना है। लेसन 14 में एक्सरसाइज 14.1 में हम लोग को माध्य पढ़ना है, और माध्य से रिलेटेड टोटल वहाँ 4 फार्मूला हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले रहेगा क्या चीज, तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य। तो अवर्गीकृत आंकड़ा कुछ इस तरह से रहता है बना हुआ। तो देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा इस तरह से रहेगा और वर्गीकृत आंकड़ा इस तरह से रहेगा। तो आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है वो अवर्गीकृत आंकड़ा से लिया गया है या तो वर्गीकृत आंकड़ा से लिया गया है। उसको पहचानने के बाद ही आप फार्मूला लगाइएगा। तो अगर इस तरह से सीट बना हुआ है तो इसको कहेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा, और इसका अगर माध्य निकालना है तो फार्मूला होता है माध्य। तो माध्य को x बार से सूचित करते हैं ना, तो इसलिए माध्य x बार इक्वल टू क्या होगा, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3
x3 प्लस डॉट 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 प्लस fn xn का होल बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn। कहने का मतलब ये दोनों को गुना कीजिए, जोड़िए, फिर गुना कीजिए, जोड़िए, फिर गुना कीजिए, जोड़िए, ठीक है, फिर दोनों को गुना कीजिए, फिर जोड़िए, मतलब जितना रहेगा सबको गुना कर करके जोड़ते जाना है और यहाँ लिख देना है। अब बट्टा में यहाँ नीचे जो जो रहेगा ना सबको जोड़िए, जैसे f1 f2 f3 डॉट 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 प्लस fn सबको जोड़ दिए। तो इस तरह से अवर्गीकृत आंकड़ा का फॉर्मूला निकल जाएगा, किसके लिए, तो माध्य निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ा आता है। तो वर्गीकृत आंकड़ा कुछ इस तरह से रहता है। इसको बनाने के लिए हम लोग के पास टोटल 3 मेथड है और तीनों के लिए अलग अलग फार्मूला होता है। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए हम लोग को यह फार्मूला का यूज करना पड़ता है कि x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये चाइनीज लिखा हुआ जैसा दिखता है। ये वाला जो है ना इस तरह से उल्टा m जैसा जो दिख रहा है, इसको पढ़ते हैं हम लोग सिग्मा। तो सिग्मा fi xi, जहां पर i जो होगा वो शुरू होगा 1 से लेकर के n तक का होल बाई सिग्मा fi, जहां पर i जो होगा वो 1 से शुरू होकर के n तक जाएगा। इसी को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं इस तरह से, सिग्मा fi xi का होल बाई सिग्मा fi। तो इस तरह से प्रत्यक्ष विधि में माध्य का फार्मूला हो गया सिग्मा fi xi का होल बाई सिग्मा fi, ठीक है। अब माध्य निकालने का दूसरा विधि हम लोग का कल्पिक विधि। तो कल्पिक विधि में हम लोग का फार्मूला हो जाता है माध्य इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di का होल बाई सिग्मा fi। तो fi तो यही बारंबारता हुआ है कि नहीं। यहाँ पर di क्या चीज है, di तो xi से a को घटा करके हम लोग di निकालते हैं। अब a क्या चीज है, तो a क्या है, तो वर्ग चिन्ह का बीच का वर्ग चिन्ह। अगर बाइलक अगर बीच नहीं मिले, जैसे देखें 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो बीच क्या हो रहा है, इसका ये हो जा रहा है। तो इसका जो वर्ग चिन्ह आएगा, और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके आधा करते हैं। तो इसका जो वर्ग चिन्ह आएगा वही ए का काम करेगा। लेकिन अगर सोचिए कि अगर मेरा यहाँ पर एक और रहता, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो जाता, तो बीच वाला तो ये क्लास मिलता ही नहीं। तो वैसा स्थिति में ए जो रहेगा वो क्या करेंगे, बीच आसपास का वर्ग चिन्ह को लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आएगी नहीं। अगर हम लोग का इस तरह से 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो बीच से ये मिल गया, तो इस दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ए निकल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर ये 6 हो रहा था, तो 6 रहा था तो करेक्ट बीच मिलता क्या, नहीं ना मिलता। हम क्या करेंगे ऐसा स्थिति में, जैसे यहाँ एक ठो है, तो या तो इसका वर्ग चिन्ह को लेते हैं या तो इसका वर्ग चिन्ह को लेते हैं, दोनों मतलब बीच आसपास का जो वर्ग चिन्ह आएगा उसको ए मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखे ए इक्वल टू बीच का वर्ग चिन्ह। तो आप यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा, अगर बीच नहीं मिलेगा तो बीच आसपास का भी वैल्यू को ले लेंगे, वर्ग चिन्ह को ले लेंगे ए के रूप में, ठीक है। अब आता है एक और पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में भी लगभग वैसा ही है कि सिग्मा माध्य एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा fi xi का होल बाई सिग्मा fi इंटू एच, जहां पर ए क्या है, तो बीच का वर्ग चिन्ह। और अभी जैसे मैं बताया कि अगर बीच नहीं मिलेगा तो बीच आसपास का भी पकड़ लेंगे तो चल जाएगा। तो ए का बात क्लियर है। ui कैसे निकलेगा, तो ui निकालने के लिए xi से a को घटाएंगे। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर ना बट्टा में h भी होगा, बट्टा में h लिखा हुआ है ना, h होगा। तो ui कैसे निकलेगा, तो fi माइनस ए बाई एच करेंगे तो ui हम लोग का निकल जाएगा। ए तो बता ही दिए, h क्या है, तो h क्या है, तो वर्ग चौड़ाई है। और वर्ग चौड़ाई कैसे निकलेगा, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करेंगे तो वर्ग चौड़ाई निकलेगा। जैसे अगर कोई पूछता है कि इसका वर्ग चौड़ाई क्या होगा, तो उच्च सीमा मेरा कितना है, उच्च सीमा में मेरा 11 है और यहाँ निम्न सीमा में मेरा कितना है, 9 है। तो 11 में से 9 घटाएंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, वर्ग अंतराल या तो वर्ग चौड़ाई, कहने का मतलब एच का वैल्यू निकल जाएगा। तो घटाइए तो कितना आ जाएगा, तो 11 में से 9 घटाएंगे तो 9 10 11 2 बच रहा है। तो इसलिए वर्ग चौड़ाई या वर्ग अंतराल जो रहेगा, मतलब कि एच का वैल्यू जो रहेगा वो इस वर्ग अंतराल के लिए कितना है, 2 है, ठीक है। तो इस तरह से 14.1 में इतना फार्मूला आपको सीखना पड़ता है। लेसन 14 का एक्सरसाइज 14.2 और 14.3 जो है उस पर आप लोग को बहुलक और माध्यक पढ़ना है। और किसका बहुलक और माध्यक, तो वर्गीकृत आंकड़ों का। और उसके लिए फार्मूला इस तरह से है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक अगर निकालना है तो बहुलक बराबर होता है L प्लस f1 माइनस f2 का होल बाई 2 f1 माइनस f नोट या तो f0 माइनस f2 का होल में रहेगा इंटू में h।
ठीक है, तो इस तरह से आप बहुलक निकालिएगा। इस पे एल क्या चीज है, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है, और F1 क्या है, तो बहुलक वर्ग का बारंबारता है। F0 क्या है, तो बहुलक वर्ग से पहले का बारंबारता है। F2 क्या है, तो बहुलक वर्ग के बाद का बारंबारता है। और H क्या है, तो वर्ग चौड़ाई। और वर्ग चौड़ाई निकलेगा कैसे, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इस तरह से बहुलक का ये फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। उसके बाद आता है माध्यक या तो मीडियन। उसके लिए फॉर्मूला होता है कि माध्यक इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ का होल बाई एफ इंटू एच। ठीक है, तो इसका इसमें जो अलग अलग टर्म है वो क्या क्या है उसको देख लीजिए। तो एल एल क्या है हम लोग का, तो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। माध्यक वर्ग जो रहेगा उसका निम्न सीमा को एल कहिएगा। एफ क्या है, तो एफ क्या है, तो माध्यक वर्ग का बारंबारता। सी एफ क्या है, तो माध्यक वर्ग से पहले का बारंबारता। और एच क्या चीज है, तो वर्ग चौड़ाई। वर्ग चौड़ाई किससे निकलता है, तो देखिए, तो वर्ग चौड़ाई इक्वल टू उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहाँ एक चीज छूट रहा है, एन क्या है, तो एन है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग, है ना। तो इस तरह से हम लोग का ये टोटल फार्मूला हो गया। ये 9 बहुलक के लिए एक बार फार्मूला को फिर से पढ़ देते हैं। तो बहुलक इक्वल टू क्या, तो एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट का होल बाई टू एफ वन माइनस एफ नोट माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, तो इस तरह से 14 एक्सरसाइज का सभी फार्मूला हो गया। सभी फार्मूला को याद कर लेना है। अब चलिए लास्ट एक्सरसाइज 15 को देख लेते हैं। बहुत समय और बहुत मेहनत के बाद अल्टीमेटली हम लोग पहुंच गए हम लोग का लास्ट लेसन नंबर 15। यह क्लास 10 का मैथ का लास्ट लेसन है। इसके अंतर्गत हम लोग को सीखना है प्रायिकता। तो प्रायिकता का मेन फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, लेकिन प्रायिकता को अच्छा से समझने के लिए इधर जो कुछ बात है उसको भी जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वे कौन कौन सी बात है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ता है असंभव घटना। तो कुछ घटना ऐसे भी होते हैं जिसका घटित होना असंभव है। जैसे कि अगर हम लूडो गोटी फेंक दिए, लूडो गोटी फेंकेंगे और कहेंगे कि हेड आ जाए, तो आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। उसी तरह से अगर हम सिक्का को फेंक दिए, तो सिक्का को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन अगर हम कह दिए कि 7 आ जाए, तो 7 लाइए, सिक्का को उछालिए और 7 लाइए, आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है कि नहीं। तो वैसा घटना जो कभी घटित नहीं हो सकता है उसी को कहते हैं हम लोग असंभव घटना। और इसका प्रायिकता कितना होता है, 0। वही चीज को यहाँ लिखा हुआ है कि वे घटनाएं जो घटित नहीं हो सकती, इसका प्रायिकता कितना होता है, तो 0 होता है। अब दूसरा में हम लोग को जानना है निश्चित घटना। निश्चित घटना उस घटना को कहेंगे जिसका घटित होना पक्का पक्की बात है कि वो घटित होगा ही होगा। तो वे घटनाएं जिसका घटित होना, वे घटनाएं जो निश्चित रूप से घटती है उसी को क्या कहेंगे हम लोग, निश्चित घटना। जैसे कि अगर हम मान लीजिए लूडो गोटी को फेंक दिए, लूडो गोटी को फेंक दिया और बोलेंगे क्या कि यहाँ 7 से कम अंक आएगा। तो 7 से कम अगर बोल रहे हैं तो 7 नहीं इंक्लूड करना है, 7 से कम। तो लूडी गोटी को फेंके और बोले क्या कि 7 से कम आएगा, तो पक्का बात है ना, 7 से कम ही अंक आएगा। क्यों, क्योंकि लूडो गोटी में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 6 ही तक आ सकता है। और यहाँ में से जो भी आएगा वो 7 से कम ही होगा। तो ऐसा घटना को कहते हैं हम लोग निश्चित घटना। और निश्चित घटना रहेगा तो उसका प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद हम लोग का सांप्रायिक परिणाम। तो सांप्रायिक परिणाम किसको कहा जाता है, तो उस परिणाम को सांप्रायिक परिणाम कहिएगा जिसमें किसी घटना का होना और नहीं होना दोनों बराबर माना जाएगा। जैसे कि अगर हम सिक्का को फेंक देंगे, तो क्या कोई पहले ही बता सकता है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, कोई नहीं बता सकता है। क्यों, क्योंकि सिक्का जब गिरेगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों का आने का चांस बराबर है। तो वही चीज लिखा हुआ है जिसका घटित होना और नहीं होना बराबर हो, तो वैसा जो परिणाम होगा उसको कहेंगे हम लोग सांप्रायिक परिणाम। अब देख लेते हैं कि घटना ई की प्रायिकता को पीई द्वारा सूचित करते हैं। मान लीजिए कोई घटना ई है, इसका प्रायिकता निकालना है, तो उसको हम लोग सूचित करेंगे पीई। पीई द्वारा सूचित किया जाता है। और पीई का फॉर्मूला क्या होता है, तो पीई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। और नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस मतलब क्या, तो जैसे कि अगर कुछ प्रयोग किया गया है तो उसमें जितना भी संभावना है वो हो जाएगा नंबर ऑफ एस। जैसे एक थैला ले लीजिए, इस थैला में 3 ठो रेड रेड ही ले लीजिए, बॉल ले लीजिए, 3 रेड बॉल लिए और 2 ठो ब्लैक बॉल लिए, है ना। अब हम बोले क्या कि एक बॉल निकालिए और ब्लैक होने का प्रायिकता निकालिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ब्लैक बॉल का प्रायिकता निकालना है, तो नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस डालना है। नंबर ऑफ एस मतलब टोटल संभावना। तो अब बॉल हाथ को जब थैला में डालिएगा निकालिएगा तो कुछ भी निकल सकता है, ये
कुछ भी निकल सकता है। तो टोटल क्या संभावना है, तो 5 को, तो नंबर ऑफ एस जो होगा वो 5 होगा। और नंबर ऑफ ई क्या, तो टोटल जो संभावना है उसमें से जो चीज पूछा गया है उसका संख्या। तो इसमें क्या चीज पूछा गया है, ब्लैक का ना, तो ब्लैक का ठो है तो 2 ठो, तो इसलिए यहाँ पर होगा नंबर ऑफ ई के जगह पर 2। तो इसका आंसर कितना होगा, तो 2/5। इस अगर हम आपको बॉल में 2 ठो ब्लैक और 3 ठो रेड बॉल डाल दिया, एक बॉल निकाल करके बोलेंगे कि यह बॉल ब्लैक होने का क्या प्रायिकता होगा, तो इसका आंसर होगा 2/5। ठीक है। तो नंबर ऑफ ई नंबर ऑफ एस क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ एस मतलब टोटल संभावना का संख्या, नंबर ऑफ ई मतलब टोटल में से जो चीज हम पूछे हैं उसका संख्या। उसके बाद लास्ट में हम लोग को देखना है क्या चीज, कि प्रायिकता के गुण। तो प्रायिकता का गुण क्या है, तो कोई भी चीज का अगर प्रायिकता निकालिएगा ना, वो क्या रहेगा, या तो 0 रहेगा, या तो उससे बड़ा होगा, या तो 1 रहेगा, या उससे छोटा होगा। तो प्रायिकता क्या होता है, तो प्रायिकता जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और क्या होगा, तो स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो इसी के बीच में प्रायिकता का मान आता है। अब दूसरा गुण में क्या चीज हम लोग को जानना है, कि अगर हम कोई घटना का होने का प्रायिकता निकालेंगे और वही घटना नहीं होने का प्रायिकता निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर ब्लैक बॉल निकलने का प्रायिकता निकाले, अब हम क्या करेंगे, ब्लैक बॉल नहीं निकलने का प्रायिकता निकालेंगे, अब दोनों को जोड़ेंगे ना तो वैल्यू आएगा मेरा 1। तो ये गुण कहता है क्या, कि कोई भी घटना का होने का प्रायिकता और वही घटना का नहीं होने का प्रायिकता दोनों को जोड़िएगा तो वैल्यू हो जाएगा मेरा 1। अब यहाँ पे आइए, देख लीजिए यहाँ पर कि जैसे कि E1 E2 E3 डॉट 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 En किसी प्रयोग की सभी घटनाएं हैं। मतलब आप कुछ प्रयोग किए और उसमें से क्या घटना हो सकता है, तो E1 E2 E3 डॉट 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 En घटनाएं हो सकती है। तो उनका प्रायिकता को जोड़िएगा ना तो वैल्यू आएगा 1। मतलब E1 प्लस Pe2 प्लस Pe3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn इक्वल टू 1। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लूडो गोटी को फेंके तो क्या क्या घटना हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, 1 आने का प्रायिकता निकालेंगे, 2 आने का प्रायिकता निकालेंगे, 3 आने का प्रायिकता निकालेंगे, 4 आने का प्रायिकता निकालेंगे, 5 आने का प्रायिकता निकालेंगे, 6 आने का प्रायिकता निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो वैल्यू कितना आएगा, तो 1 आएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको प्रायिकता के अंदर जो भी चीज सीखना था वो भी हो गया। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही टाइम और मेहनत लगा है। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।